वेलकम टू स्टडी गो विद जीनत। आज इस वीडियो में हम सीआरपीसी का चैप्टर नंबर 14 कवर करेंगे। इस चैप्टर से जो भी आपके प्री एग्जाम्स में, मेंस एग्जाम्स में, एलएलबी के एग्जाम्स में, किसी भी एग्जाम्स में पूछा जाता है वो सारा का सारा आज इस वीडियो से हो जाएगा कवर। वहीं इसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023 में दे रखा है चैप्टर नंबर 15, जिसमें ये वाले प्रोविजन आपको देखने को मिलेंगे सेक्शन 210 से लेकर 222 तक के प्रोविजंस में। तो क्या क्या चेंजेस हैं पुराने वाले सीआरपीसी के इन प्रोविजंस में और नए वाले इन प्रोविजंस में, उनको हम साथ साथ डिस्कस करते चलेंगे जब हम सीआरपीसी के सेक्शन 190 से लेकर 199 तक के प्रोविजन पढ़ेंगे। इस चैप्टर में दिए गए हैं सेक्शन 190 से लेकर 199 तक के प्रोविजन। जैसे कि आपको पता ही है, चैप्टर नंबर 12 जो है सीआरपीसी का, इसमें हमने पढ़ा था इन्वेस्टिगेशन के बारे में। और इन्वेस्टिगेशन क्रिमिनल प्रोसीजर की फर्स्ट स्टेज होती है। उसके बाद बारी आती है इंक्वायरी की, जो कि सेकेंड स्टेज होती है। फिर आता है आपका ट्रायल, जो कि होती है थर्ड स्टेज। तो ये जो इंक्वायरी एंड ट्रायल है, ये दोनों होती है जुडिशियल प्रोसीडिंग और ये चलती है मजिस्ट्रेट या फिर कोर्ट के समक्ष। तो बेसिकली चीज ये है कि जब मजिस्ट्रेट और कोर्ट के समक्ष चार्जेस फ्रेम होने से पहले जो भी प्रोसीडिंग चलती है उसको हम मानते हैं इंक्वायरी, और चार्जेस फ्रेम होने के बाद जो प्रोसीडिंग चलती है वो होता है आपका ट्रायल। तो अब यहां पर चार्जेस फ्रेम होने से पहले जो जो प्रोविजंस में करने के लिए कोर्ट को, मजिस्ट्रेट को बोला गया है, वो माना जाएगा क्या कि वो इंक्वायरी का पार्ट है। तो यहां पर इस चैप्टर में बेसिकली क्या है, इस चैप्टर में ये बताया गया है कि मजिस्ट्रेट या कोर्ट के समक्ष किसी ऑफेंस की प्रोसीडिंग को शुरू करने से पहले क्या क्या चीजें हैं जो मजिस्ट्रेट ने या फिर कोर्ट ने क्या करनी है, ध्यान रखनी है, क्या क्या शर्तें हैं, क्या क्या कंडीशंस है, ये सब चीजें इस चैप्टर में बताई गई हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से मुझे एक फेवर चाहिए कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करो कि वीडियो कैसा लगा। कुछ भी मतलब लिखा करो कमेंट सेक्शन में, बट एटलीस्ट कमेंट सेक्शन भर दिया करो। आईपीसी एंड सीआरपीसी ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके वीडियो कोर्स अवेलेबल हैं, और ये जो सब्जेक्ट यहाँ पर मेंशन है इनके पीडीएफ नोट अवेलेबल है। अगर आपको परचेस करना है तो आप परचेस करने के लिए या तो मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, या फिर आप मुझे मेरे टेलीग्राम आईडी पर मैसेज कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया। जब आप मुझे मैसेज करेंगे या फिर मेल करेंगे, मैं आपको पूरी डिटेल दे दूंगी इन सभी के बारे में जो भी आपने परचेस करने के लिए मुझे मेल या मैसेज किया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला सवाल आता है कि जैसे कि इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि मजिस्ट्रेट कब कॉग्निजेंस लेगा किसी ऑफेंस की, कब कॉग्निजेंस नहीं लेगा। तो मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले रहा है, इस चीज का मतलब क्या है? तो कॉग्निजेंस लेना, ये चीज सीआरपीसी में कहीं पर भी डिफाइन नहीं है। इसका मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर ऑफेंस के बारे में अब जो मजिस्ट्रेट है, जो कोर्ट है, वो अपना दिमाग लगाएंगे, वो उसका जुडिशियल नोटिस ले रहे हैं और उसके प्रति कोई एक्शन वगैरह वो लेना शुरू करेंगे। तो दिस इज पर्टिकुलरली व्हाट दिस इज टेकिंग कॉग्निजेंस। सेक्शन 90 में बताया है कि कब कब मजिस्ट्रेट किसी ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले सकता है। यानी कि कॉग्निजेंस ले सकता है मतलब कि देखूं तो कि ऑफेंस हुआ भी है या नहीं, प्राइमा फेशियाई। अगर लगता है कि हाँ हुआ है तो फिर आगे प्रोसीड करूंगा। तो यही चीज है, मतलब पर्टिकुलरली क्या, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। तो यहाँ पे देखो पहली चीज कह रहे हैं यहाँ पे क्या, कि सीआरपीसी के चैप्टर 14 में जो प्रोविजन बता रखे ना उनके अधीन रहते हो। यानी कि कई ऑफेंसेस के बारे में इस चैप्टर में बताया है कि अगर ये पर्टिकुलर कंडीशन जो हमने बता दी है वो फुलफिल होती है, तभी मतलब उस ऑफेंस का कोई पर्टिकुलर कोर्ट या मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकेगी। तो उन सभी चीजों को कह रहे हैं यहाँ पे ध्यान में रखते हुए, उन सब चीजों के अधीन रहते हुए कह रहे हैं कि कोई भी मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा सेक्शन 190 के सबसेक्शन 2 में स्पेशली एम्पावर किया गया कोई भी मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, या तो प्राइवेट कंप्लेंट के आधार पे, या फिर पुलिस रिपोर्ट के आधार पे, या फिर सुओ मोटो, क्या कर सकता है, किसी ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले सकता है। अगर प्राइवेट कंप्लेंट के आधार पे या फिर पुलिस रिपोर्ट के आधार पे कोई ऐसा मजिस्ट्रेट किसी ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले लेता है जो कि कॉम्पिटेंट नहीं है इनमें से किसी के भी आधार पे कॉग्निजेंस लेने के लिए, और वो ले लेता है, तो वो ना मतलब ऐसी इरेगुलरिटी होती है जो प्रोसीडिंग को खराब नहीं करती है, जिससे प्रोसीडिंग विशिएट नहीं होती है। ये आपको देखने को मिलेगा सेक्शन 460 के क्लोज ई में। वहीं अगर सुओ मोटो
किसी ऐसे ऑफेंस का मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले लेता है जिसके कॉग्निजेंस लेने के लिए वो एम्पावर ही नहीं है, तो तब वो ऐसी इरेगुलरिटी होती है जो एज पर सेक्शन 461 क्लोज के ऑफ सीआरपीसी प्रोसीडिंग को विशिएट कर देती है, दूषित कर देती है, खराब कर देती है। तो यहाँ पे 460 से ना 461 कर देना अपने अपने पीडीएफ में। तो जो कॉग्निजेंस लिया जाता है प्राइवेट कंप्लेंट के आधार पे या फिर पुलिस रिपोर्ट के आधार पे या फिर सुओ मोटो, इनको अब हम एक एक करके सेपरेटली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सेक्शन 190 के सबसेक्शन 1A में बताया गया है कि प्राइवेट कंप्लेंट जो आती है जिसमें मतलब ऐसे फैक्ट्स होते हैं जिनसे लगता है कि कोई पर्टिकुलर ऑफेंस वगैरह है जो हुआ है, तो ऐसी प्राइवेट कंप्लेंट जो मजिस्ट्रेट रिसीव करता है तो वो उसके आधार पे कॉग्निजेंस ले सकता है मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सीजीएम के द्वारा स्पेशली एम्पावर किया गया मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। ऑलराइट। वहीं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023 में सेक्शन 190 की जगह जो दे रखा है ना सेक्शन 210, इसमें कह रहे हैं कि वो कंप्लेंट भी जो कि स्पेशल लॉ के तहत ऑथोराइज पर्सन के द्वारा फाइल की जाती है जिसमें किसी ऑफेंस का होना पता चल रहा है, तो उस पे भी ले सकता है मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस। तो ये नई चीज ऐड की गई है यहाँ पे। तो आखिर कंप्लेंट चीज होती क्या है ये बताया गया है सेक्शन 2D ऑफ सीआरपीसी में। कंप्लेंट कोई ओरल या रिटन एलिगेशन हो सकती है। एलिगेशन मतलब इल्जाम लगाया जाना, कि मतलब कोई पर्सन है जिसे जानते हैं या जिसे हम नहीं जानते हैं, उसने क्या किया है, कोई ऑफेंस कमिट किया है, और ये एलिगेशन रिटन में या ओरल में दी जा रही है किसको, मजिस्ट्रेट को, इसलिए ताकि जो मजिस्ट्रेट है वो इसके अगेंस्ट कोई एक्शन ले। बट ध्यान रखना है ये कि इस एलिगेशन में पुलिस रिपोर्ट इंक्लूड नहीं होती है, लेकिन अगर पुलिस रिपोर्ट आफ्टर इन्वेस्टिगेशन डिस्क्लोज करती है कमीशन ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो तब एज पर सेक्शन 2D एक्सप्लेनेशन ऑफ सीआरपीसी उसको हम मानते हैं डीम्ड कंप्लेंट, और जो पुलिस ऑफिसर बनाया है वो पुलिस रिपोर्ट उसको हम मानते हैं डीम्ड कंप्लेनेंट। जब कंप्लेंट आती है मजिस्ट्रेट के पास तो वो क्या एक्शन ले सकता है। सबसे पहली चीज देखो ये है कि अगर मामला है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का, जिस ऑफेंस के बारे में कंप्लेंट की गई है अगर वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो मजिस्ट्रेट सेक्शन 155 के सबसेक्शन 2 में जो पावर है ना उसको दी गई, वो पावर एक्सरसाइज करके कर सकता है क्या, पुलिस इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है। वहीं अगर मामला है कॉग्निजेबल ऑफेंस का तो तब सेक्शन 156 के सबसेक्शन 3 वाली पावर मजिस्ट्रेट एक्सरसाइज कर सकता है, यानी कि पुलिस के द्वारा मामले की इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है। और यहां पे जैसे कि कॉग्निजेबल ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया जा रहा है, तो ये जो आपका कंप्लेंट जिसकी वजह से ये एक्शन ले रहा है मजिस्ट्रेट, ये कंप्लेंट अब बन जाती है क्या, एफआईआर, जो एंड होती है पुलिस रिपोर्ट में। यानी कि इन्वेस्टिगेशन जब कंप्लीट हो जाएगी, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो बना के देगा क्या, पुलिस रिपोर्ट, जो फॉरवर्ड करेगा अंडर सेक्शन 173 सबसेक्शन 2 ऑफ सीआरपीसी मजिस्ट्रेट को। तो पूछ लेते हैं कि कब कंप्लेंट बन जाती है एफआईआर। इसके अलावा मजिस्ट्रेट के पास ऑप्शन है ये कि मामले का कॉग्निजेंस ही ले ले। अंडर सेक्शन 190 सबसेक्शन 1A मामले का वो कॉग्निजेंस ले सकता है, और चैप्टर 15 में सेक्शन 200 से लेकर 203 तक के जो प्रोविजन दिए गए हैं ना उनमें प्रोसीड कर सकता है, और कुछ चीजों को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टिगेशन का उधर भी ऑर्डर दे सकता है। और जो यहां पर इन्वेस्टिगेशन करवाता है ना मजिस्ट्रेट आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस, वो लिमिटेड टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन होती है जो ये डिसाइड करने के लिए करवाई जाती है पुलिस ऑफिसर के द्वारा या फिर किसी अदर पर्सन के द्वारा, जिससे भी करवाना उसको सही लग रहा है। किस पर्पस के लिए, ताकि वो प्राइमा फेसाई देख सके, डिसाइड कर सके कि आगे प्रोसीड करने के सफिशिएंट ग्राउंड है या नहीं। तो दिस इज पर्टिकुलरली व्हाट, लिमिटेड टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन। वहीं अगर ऐसा होता है कि मजिस्ट्रेट पाता है ये कि कंप्लेंट तो मेरे पास आ गई है, पर जिस मामले के लिए एक्शन लेने के लिए मुझसे चाहा गया है उस मामले का मैं एक्शन ही नहीं ले सकता हूं क्योंकि भाई मैं तो कॉम्पिटेंट ही नहीं हूं कॉग्निजेंस लेने के लिए, तो तब मजिस्ट्रेट की जिम्मेवारी बनती है कि वो अंडर सेक्शन 201 क्या करेगा, कंप्लेंट को प्रॉपर फॉरम, मतलब जो प्रॉपर है अथॉरिटी कॉग्निजेंस लेने के लिए, उसके समक्ष
प्रेजेंट किए जाने के लिए कंप्लेंट को मजिस्ट्रेट कर देगा रिटर्न। वहीं अगर ऐसा होता है कि कॉग्निजेंस ले ली है मजिस्ट्रेट ने बट ग्राउंड ही नहीं है सफिशिएंट आगे प्रोसीड करने के, तो तब वो अंडर सेक्शन 203 ऑफ सीआरपीसी कंप्लेंट को डिसमिस कर देगा। ऑलराइट, अगर सफिशिएंट ग्राउंड होते हैं आगे प्रोसीड करने के तो तब प्रोसेस वगैरह इशू किए जाते हैं 204 ऑफ सीआरपीसी के तहत, और आगे का जो भी प्रोसीजर है उसकी तरफ कदम बढ़ाया जाता है। अगर कंप्लेंट डिसमिस कर दी जाती है तो क्या जिस ऑफेंस के बारे में कंप्लेंट थी जो डिसमिस की गई है उस ऑफेंस के बारे में क्या फिर से कंप्लेंट फाइल की जा सकती है? तो इसका आंसर है हाँ, अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस ये चीज की जा सकती है। और आपको ध्यान रखना है कि कंप्लेंट पर जब मामला इंस्टीट्यूट होता है वारंट केस का, तो तब ऐसे मामले के ट्रायल के लिए प्रोविजन दे रखे हैं सेक्शन 244 से लेकर 247 तक चैप्टर 19 ऑफ सीआरपीसी में। और इसी चैप्टर में बाकी ये जो सेक्शन है ये आपके पुलिस रिपोर्ट पे जो वारंट केस इंस्टीट्यूट होता है उसके लिए भी कॉमन है, और कंप्लेंट पर जो इंस्टीट्यूट होता है मामला वारंट ट्रायल का उसके लिए भी कॉमन है। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई कि जब कंप्लेंट आती है मजिस्ट्रेट के पास तो वो क्या क्या कर सकता है। लेकिन अगर बात करें हम उस चीज की जो कि है पुलिस रिपोर्ट, जो कि रिकॉर्ड की गई हो किसी भी मोड में, लाइक डिजिटल मोड में भी अगर रिकॉर्ड की गई है, तो वो भी कह रहे हैं यहाँ पे ये नए वाले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023 में ये नई चीज ऐड की गई है। सेक्शन 190 की जगह जो दे रखा है ना सेक्शन 210, उसमें ये नई चीज आपको देखने को मिलेगी। तो जब मजिस्ट्रेट के पास आती है पुलिस रिपोर्ट तो तब वो क्या कर सकता है, क्या एक्शन ले सकता है पुलिस रिपोर्ट पे मजिस्ट्रेट? तो सबसे पहले समझ लो कि पुलिस रिपोर्ट होती क्या है। सीआरपीसी के सेक्शन 173 के सब सेक्शन 2 में जो पुलिस ऑफिसर होता है, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है, वो क्या करता है, जो भी इन्वेस्टिगेशन वगैरह की उसने, उसकी जो टाइम पीरियड बता रखा है ना इन्वेस्टिगेशन का, जैसे ही वो जाता है कंप्लीट तुरंत के तुरंत रिपोर्ट बना के फॉरवर्ड करता है कहाँ, मजिस्ट्रेट के पास। तो वही होती है पुलिस रिपोर्ट। तो वो पुलिस रिपोर्ट जब मिली है मजिस्ट्रेट को तो मजिस्ट्रेट क्या कर सके है, तो मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट में जो बताया गया है उससे सहमत होके अंडर सेक्शन 190 सब सेक्शन 1B ऑफ सीआरपीसी मामले का कॉग्निजेंस ले सकता है, और यहाँ पे जो दे रखे हैं सेक्शन इनमें प्रोसीड कर सकता है, लाइक प्रोसेस इशू कर सकता है। सेक्शन 207 में जो बोल रखा है करने के लिए उसको कंप्लाई करके फिर ट्रायल वगैरह करने के लिए भी आगे प्रोसीड कर सकता है। या फिर अगर मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि जो भी बातें हैं ना पुलिस रिपोर्ट में उनसे कोई मामला नहीं बन रहा, कोई ऑफेंस नहीं बन रहा, तो वो डिक्लाइन कर सकता है कॉग्निजेंस लेने से। या फिर मजिस्ट्रेट ये कर सकता है क्या चीज कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को जो पावर होती है ना फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने की अंडर सेक्शन 173 सब सेक्शन 8 ऑफ सीआरपीसी, उस फर्दर इन्वेस्टिगेशन को करने का अंडर सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 ऑफ सीआरपीसी मजिस्ट्रेट ऑर्डर दे सकता है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन करो, फिर आप रिपोर्ट बना के दो, एडिशनल रिपोर्ट फर्दर रिपोर्ट बना के दो, तब देखेंगे कि करना क्या है। क्योंकि देखो होता यह है कि आपने पढ़ा है सेक्शन 167 में, एक तो 90 डेज वाली बात पढ़ी है, एक पढ़ी है आपने 60 डेज वाली बात। तो जो भी केसेस हैं उनके अकॉर्डिंग जो भी टाइम है इन दोनों में से, जैसे ये टाइम कंप्लीट हो जाता है और इस टाइम के अंदर अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती है तब भी पुलिस ऑफिसर के ऊपर मैंडेटरी है कि रिपोर्ट बना के भेजे तुरंत के तुरंत मजिस्ट्रेट के पास, टाइम कंप्लीट होते ही अंडर सेक्शन 173 सब सेक्शन 2 पुलिस रिपोर्ट जाएगी मजिस्ट्रेट के पास। और अगर पुलिस वालों को लग रहा है कि मामले में तो और अभी इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो पहले ये वाली फॉर्मेलिटी कर लो, तुम पुलिस रिपोर्ट भेज दो, उसके बाद करते रहना फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते रहना, और फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके जो भी मतलब रिपोर्ट आप तैयार करोगे वो एडिशनल रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को दे देना। फिर जो भी एविडेंस वगैरह मिलते हैं, जो भी चीजें मिलती हैं, उनकी रिपोर्ट बना के दे देना मजिस्ट्रेट को, वो होगी एडिशनल रिपोर्ट, एडिशनल चालान बोल सकते हो उसे। ऑलराइट, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है ये कि अगर कंप्लेंट केस चल रहा है और मजिस्ट्रेट इंक्वायरी या ट्रायल के दौरान पाता है ये कि इसकी तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है भाई इसी ऑफेंस की, जिसकी कंप्लेंट पे मैं इंक्वायरी कर रहा हूं या ट्रायल वगैरह कर रहा हूं, इसकी तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है, तो तब मजिस्ट्रेट जो भी प्रोसीडिंग कर रहा है ना ये इनमें से,
उसको वो स्टे कर देगा और पुलिस को बोलेगा, क्या बोलेगा कि इन्वेस्टिगेशन जो भी कंडक्ट की है उसकी रिपोर्ट बना के भेज दो मेरे पास। और अब जैसे कि जो पुलिस ऑफिसर है वो रिपोर्ट वगैरह बना के देगा, तो अब ये जो मामला है ये माना जाएगा वो मामला जो इंस्टीट्यूट होता है पुलिस रिपोर्ट पे, भले ही उसकी कंप्लेंट पहले आई हुई है मजिस्ट्रेट के पास, उसकी वो इंक्वायरी भी कर रहा था या फिर उसका ट्रायल वगैरह कर रहा था, उससे फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि अगर मर्जर होता है कंप्लेंट का विद पुलिस रिपोर्ट, तो प्रोसीजर फॉलो होता है ऐसे ट्रायल में, जो प्रोसीजर फॉलो होता है तब जब मामला इंस्टीट्यूट होता है पुलिस रिपोर्ट पे। वहीं अगर ये होता है कि जो पुलिस रिपोर्ट है वो कंप्लेंट में जो एक्यूज बता रखा है उससे रिलेटेड नहीं है, या फिर मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट पे कॉग्निजेंस नहीं लेता है अगर, तो इनमें से कोई भी सिचुएशन अगर होती है तो तब जो इंक्वायरी या फिर ट्रायल उसने किया था स्टे, जिसकी वो इंक्वायरी वगैरह कर रहा था, क्यों, क्योंकि कंप्लेंट आई थी, तो उसको वो ऐसे ही ट्रीट कर सकेगा जैसे कि कंप्लेंट मामले में प्रोसीजर होता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे सेक्शन 190 के सबसेक्शन 1 में जो क्लोज ए एंड क्लोज बी दिए गए थे ये तो हो गए हैं कंप्लीट। अब क्लोज सी क्या कहता है? ये कहता है कि अगर किसी ऑफेंस से कमीशन की मजिस्ट्रेट को पुलिस के अलावा किसी और पर्सन से इंफॉर्मेशन मिलती है या फिर खुद ही उसको पता चलता है कि कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, तो इस आधार पे भी मजिस्ट्रेट ले सकता है ऑफेंस की कॉग्निजेंस। और जब क्लोज सी में दिए गए आधार पे मजिस्ट्रेट लेता है कॉग्निजेंस, तो सेक्शन 191 ऑफ सीआरपीसी के तहत उसकी जिम्मेवारी बनती है कि एविडेंस लेने से पहले एक्यूज को वो इन्फॉर्म करे। अगर उसका मामला कोई और मजिस्ट्रेट ट्राई कर सकता है, उसके मामले की कोई और मजिस्ट्रेट इंक्वायरी कर सकता है, तो इस चीज की इंफॉर्मेशन वो दे एक्यूज पर्सन को। और फिर अगर कॉग्निजेंस लेने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष फर्दर प्रोसीडिंग होने से ऑब्जेक्शन अगर एक्यूज पर्सन करता है, या फिर अगर एक से ज्यादा एक्यूज है तो उनमें से कोई भी अगर ऑब्जेक्शन करता है, तो तब जो मामला है वो उस अदर मजिस्ट्रेट को ट्रांसफर किया जाएगा, जिसको इस चीज के लिए सीजीएम ने स्पेसिफाई किया हुआ है कि ये पर्टिकुलर मजिस्ट्रेट करेगा ऐसे मामले को ट्राई, ऐसे मामले में फर्दर प्रोसीडिंग। ऑलराइट, सेक्शन 192 में सुपीरियर मजिस्ट्रेट अपने सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट को मामले की इंक्वायरी और ट्रायल करने के लिए मामला भेज रहे हैं, और इस चीज को हम कहते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं मेकिंग ओवर। यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई भी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जब किसी ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले लेता है तो उसके बाद वो ये चीज कर सकता है, क्या चीज कर सकता है कि उस मामले की इंक्वायरी और ट्रायल करने के लिए जो भी सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट है, उस मजिस्ट्रेट को उस मामले की इंक्वायरी और ट्रायल करने के लिए मामला भेज सकता है कि भाई तू कर ले। ऐसा करते हैं ना जो बड़े बड़े लोग होते हैं, वो अपना काम कम करने के लिए अपने छोटों को भेज देते हैं कि भाई तू कर ले, तो यही चीज यहाँ पे करने लग रहे हैं ये। वही कह रहे हैं सबसेक्शन 2 में कि जेएम फर्स्ट क्लास भी ये चीज कर सकता है इस चीज के लिए, अगर सीजीएम ने उसको एम्पावर किया हुआ है। तो जेएम फर्स्ट क्लास जिसको सीजीएम ने इस चीज के लिए एम्पावर किया है, वो जेएम फर्स्ट क्लास क्या कर सकता है, किसी ऑफेंस की कॉग्निजेंस लेने के बाद किसी ऐसे अदर कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट को इंक्वायरी और ट्रायल के लिए मामला मेक ओवर कर सकता है, जिस मजिस्ट्रेट को इस चीज के लिए सीजीएम ने जनरल या स्पेशल ऑर्डर पास करके स्पेसिफाई किया हुआ है। और फिर जिसको मामला भेजा जाता है मजिस्ट्रेट को, वो फिर मामले की इंक्वायरी और ट्रायल वगैरह कर सकता है। तो बस इतनी सी बात है सेक्शन 192 में, ऐसा इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे आपके सेक्शन 190 एंड 191 ये दोनों सीआरपीसी के हो गए हैं कंप्लीट। बट एक चीज ध्यान रखो आप कि सेक्शन 190 की जगह जो दे रखा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023 में सेक्शन 210, उसमें ना सबसेक्शन 2 के बाद सबसेक्शन 3 आपको देखने को मिलेगा, जो कि नई चीज है। और क्या चीज है ये, एक बार आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ो इसको। बाकी जो आपका 191 अभी हमने पढ़ा उसकी जगह दे रखा है 211, एज इट इज चेप रखा है, पूरा का पूरा सेम है। और अब जो सेक्शन हम पढ़ेंगे ना सीआरपीसी का 192, उसकी जगह जो दे रखा है सेक्शन 212, वो भी एज इट इज सेम ही है। बस पता क्या है, यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है ना मजिस्ट्रेट, उसमें आगे ना जुडिशियल लिख दिया।
बाकी फिर हम पढ़ेंगे सेक्शन 193, तो उसकी जगह दे रखा है 213। दोनों का कंटेंट बिल्कुल सेम ही है, बस क्या है कोड की जगह यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखेगा संहिता। तो अब हम सेक्शन 192 एंड 193 करते हैं कंप्लीट। अब सेक्शन 193 में जनरल रूल दिया हुआ है ये कि जो कोर्ट ऑफ सेशन है वो किसी भी ऑफेंस का डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं लेती है, कि कोई ऑफेंस कमिट हुआ और सीधा कोर्ट ऑफ सेशन में हम लोग चले गए और कोर्ट ऑफ सेशन ने कॉग्निजेंस ले लिया, इंक्वायरी वगैरह करना शुरू कर दिया, एक्शन लेना शुरू कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, पहले जाया जाता है मजिस्ट्रेट के पास। मजिस्ट्रेट को आप समझ सकते हो, जब हम किसी बड़े ऑफिसर के पास जाते हैं किसी मीटिंग के लिए, तो बाहर एक व्यक्ति बैठा होता है, सेक्रेटरी होता है या जो भी होता है, वो कहता है कि भाई पहले ना अपॉइंटमेंट लेकर आओ। तो वही चीज है यहाँ पे, मजिस्ट्रेट पहले मजिस्ट्रेट देखेगा कि अपॉइंटमेंट है या नहीं, यानी कि मामला कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइबल है या नहीं। आप जाओगे फर्स्ट शेड्यूल ऑफ सीआरपीसी में, वहां पे बताया है कि कौन कौन से ऑफेंस को ट्राई कर सकता है कोर्ट ऑफ सेशन। तो अगर वहां पे लिखा हुआ है कि ये पर्टिकुलर ऑफेंस ट्राई कर सकता है कोर्ट ऑफ सेशन, तो मजिस्ट्रेट फिर मामले को कमिट करता है कोर्ट ऑफ सेशन में, और तब कोर्ट ऑफ सेशन उस मामले का कॉग्निजेंस लेता है, ऐसे डायरेक्ट नहीं लेता है कॉग्निजेंस। और मामला भेजता है मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 209 ऑफ सीआरपीसी, कोर्ट ऑफ सेशन में कमिट करता है मामला ट्रायल के लिए। और सेक्शन 323 ऑफ सीआरपीसी में ये चीज है कि जजमेंट साइन करने से पहले किसी भी प्रोसीडिंग की स्टेज पर अगर मजिस्ट्रेट ये पाता है कि ये मामला तो एक्सक्लूसिवली ट्रायबल है बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, इसका तो ट्रायल करना चाहिए कोर्ट ऑफ सेशन ने, तो तब वो कोर्ट ऑफ सेशन को भेजता है मामला, कमिट करता है मामला अंडर सेक्शन 323 ऑफ सीआरपीसी। तो जनरल रूल तो यह है कि कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं लेता है किसी भी ऑफेंस का, तब लेता है कॉग्निजेंस जब मजिस्ट्रेट या तो इस सेक्शन के तहत या फिर इस सेक्शन के तहत मामला कमिट करता है किसको, कोर्ट ऑफ सेशन को। बट इसका एक एक्सेप्शन है, और वही एक्सेप्शन आपके मेंस में पूछा जाता है, प्री में पूछा जाता है। तो वो एक्सेप्शन है सेक्शन 199 सबसेक्शन 2 ऑफ सीआरपीसी। यहां पर कोर्ट ऑफ सेशन पिघल गया, यानी यहाँ पे ले सकता है डायरेक्ट कॉग्निजेंस जब उसको, जो ये वीआईपी वाले डिफेमेशन के केस होते हैं ना, उनकी मिलती है रिटर्न कंप्लेंट। अब क्वेश्चन आता है कि जो एडिशनल सेशन जज होते हैं, जो असिस्टेंट सेशन जज होते हैं, वो कौन से मामले को ट्राई करते हैं, मतलब वो मामले को ट्राई आखिर कैसे करते हैं। तो सेक्शन 194 कहता है कि एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज ऐसे केसेस को ट्राई करते हैं जो कि सेशन जज जनरल या स्पेशल ऑर्डर के द्वारा ट्रायल के लिए उनको जो केसेस भेजता है, मेक ओवर करता है, वो ट्राई करते हैं। या फिर बाय द स्पेशल ऑर्डर, जो केसेस ट्राई करने के लिए हाई कोर्ट डायरेक्शन देती है, वो ट्राई करते हैं। तो इस तरीके से ये क्या कर रहा है, सेशन जज को ना पावर दे रहा है एडिशनल सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज के बीच बिजनेस के डिस्ट्रीब्यूशन की। तो ये हो गया आपका सेक्शन 194। और सेक्शन 194 की जगह जो दे रखा है ना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023 में सेक्शन 214, उसमें ना असिस्टेंट सेशन जज हटा दिया वहां से ही नहीं, बल्कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023 में आप ये लिखकर सर्च कर लो असिस्टेंट सेशन जज, इस पूरे बिल में कहीं नहीं है असिस्टेंट सेशन जज और ना ही मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। तो ये नई चीज ध्यान रखनी है आपने, वो भी तभी ये चीजें ध्यान रखनी है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023 की, जो भी चीजें मैं बता रही हूं, जब ये बिल बन जाएगा एक्ट। अब आपके आते हैं आगे सेक्शन 195 से लेकर 199 तक के प्रोविजन, जिनमें कुछ बताई गई हैं कंडीशंस की ये पर्टिकुलर जो ऑफेंस है इनका कॉग्निजेंस तभी लिया जाएगा जब जो कंडीशन बताई गई है इन सेक्शन में वो फुलफिल होगी। सेक्शन 195 ऑफ सीआरपीसी की हेडिंग आपने ध्यान रखनी है। यहाँ पर बताया गया है कि पब्लिक सर्वेंट की लॉफुल अथॉरिटी का कंटेम्प्ट करने वाले जो ऑफेंस होते हैं, पब्लिक जस्टिस के अगेंस्ट जो ऑफेंस होते हैं, जो एविडेंस में दिए जाने वाले डॉक्यूमेंट से संबंधित ऑफेंसेस होते हैं, उनका कोर्ट कब कॉग्निजेंस लेगी, उनका कॉग्निजेंस लेने से पहले प्रायर कंडीशन क्या है, तो यही बताया गया है इस सेक्शन में। तो बेसिकली जो पब्लिक सर्वेंट की लॉफुल अथॉरिटी का कंटेम्प्ट करने वाले ऑफेंस होते हैं, उनके लिए सबसे पहले क्लोज ए में सबसेक्शन 1 के कहा यह गया है कि
ऐसे ऑफेंसेस जो बेसिकली ये पनिशेबल होते हैं आईपीसी के सेक्शन 172 से लेकर 188 तक के प्रोविजन में। ऐसे ऑफेंस का और ऐसे ऑफेंस के अबैटमेंट का या फिर ऐसे ऑफेंस को कमिट किए जाने के अटेम्प्ट या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का कोई भी कोर्ट तब तक कॉग्निजेंस नहीं लेगी जब तक कि जिस पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट ये ऑफेंस हुए हैं वो पब्लिक सर्वेंट ही या फिर वो पब्लिक सर्वेंट जिसके एडमिनिस्ट्रेटिवली सबॉर्डिनेट है वो अथॉरिटी, वो अदर पब्लिक सर्वेंट क्या नहीं कर देता है, राइटिंग में इनकी कंप्लेन नहीं कर देता है। तो यहाँ पर जरूरत है क्या, जिस पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट ऑफेंस कमिट हुआ है वो रिटर्न में इन ऑफेंस की कंप्लेंट करे या फिर उस पब्लिक सर्वेंट के जो एडमिनिस्ट्रेटिवली सुपीरियर अथॉरिटी है, सुपीरियर पब्लिक सर्वेंट है, वो उसकी राइटिंग में कंप्लेंट करे। इसके अलावा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023 में सेक्शन 195 की जगह जो आपको मिलेगा ना सेक्शन 215, उसमें एक और चीज बोली गई है क्या, कि ये जो कंप्लेंट यहाँ पे की जा रही है इस रिटर्न कंप्लेंट को करने के लिए ना एग्रीव्ड पब्लिक सर्वेंट किसी अदर पब्लिक सर्वेंट को भी ऑथोराइज कर सकता है। बाकी एक और चीज आपने ध्यान रखनी है, सेक्शन 215 जो दे रखा है ना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023 में सेक्शन 195 की जगह, उसमें आईपीसी की जगह जो है भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शंस थोड़ा सा बदलाव है। क्या बदलाव है, देखो 195 में सीआरपीसी के आपको दिखेंगे चैप्टर 10 ऑफ आईपीसी के लिखे हुए सेक्शन 172 से लेकर 188 तक के प्रोविजन, बट इनकी जगह यहां पर भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 204 से लेकर 221 चैप्टर 13 में जो दे रखे हैं वो तो लिखे हुए हैं ही, उनके साथ साथ 222 जिसकी जगह आईपीसी में दे रखा है 189, 223 जिसकी जगह आईपीसी में दे रखा है 190 और एक नया सेक्शन 224 ये भी यहां पर इंक्लूडेड है। यानी कि भारतीय न्याय संहिता 2023 का चैप्टर 13 पूरा का पूरा यहां पे इन्होंने डाल दिया है, बट उसमें से सेक्शन 207 जो कि आईपीसी में आपको मिलेगा 174A के रूप में, उसको यहां से 215 की एप्लीकेशन से एक्सक्लूड कर दिया है। तो ये थोड़ी सी नई चीज है जो सिर्फ आपने तभी ध्यान रखनी है जब ये 2023 वाले जो भी बिल हैं ये बन जाएंगे एक्ट। अब यहाँ पर सेक्शन 195 के सबसेक्शन 2 में ये चीज कही गई है कि अगर पब्लिक सर्वेंट ने यहाँ पर कंप्लेंट कर दिया अगर, तो जिस भी अथॉरिटी के वो एडमिनिस्ट्रेटिवली सबॉर्डिनेट है, यानी कि उस पब्लिक सर्वेंट का जो भी मतलब सुपीरियर ऑफिसर होगा वो क्या कर सकता है, वो उस कंप्लेंट को वापस लेने का ऑर्डर दे सकता है पब्लिक सर्वेंट को कि भाई वो कंप्लेंट वापस ले ले जरा, और फिर जैसे कि ऑर्डर किया है ना कंप्लेंट वापस लेने का, इस ऑर्डर की एक कॉपी वो कोर्ट में भी भेजेगा और जैसी कोर्ट को मिलेगी इस ऑर्डर की कॉपी तो वो जो कंप्लेंट आई है ना कोर्ट के समक्ष उस पर कोई भी फर्दर प्रोसीडिंग नहीं करेगी। और इस चीज़ का ना बहुत गलत फ़ायदा भी उठाया जाता है, मिसयूज़ होता है इस चीज़ का। जो नीचे के पब्लिक सर्वेंट होते हैं वो तो कंप्लेंट ही नहीं कर पाते हैं क्योंकि सुपीरियर अथॉरिटी जो होती है उनकी वो ऑर्डर कर देती है कि भाई कंप्लेंट वापस ले ले। और आगे प्रोवाइजो में कह रहे हैं कि अगर कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में ट्रायल हो चुका है कंक्लूड, तो भले ही सुपीरियर अथॉरिटी ने कंप्लेंट वापस लेने का ऑर्डर दे दिया है, वो कंप्लेंट वापस नहीं ली जाएगी। सेक्शन 195 के सबसेक्शन 1 में जो क्लोज भी दिया गया है, इसमें पहले तो देखो पब्लिक जस्टिस के अगेंस्ट जो ऑफेंस होता है, जो बेसिकली आईपीसी के जो सेक्शंस बताए गए हैं, इन सेक्शंस के तहत पनिशेबल होते हैं और बेसिकली ये किए जाते हैं किसी कोर्ट की किसी प्रोसीडिंग में या उसके संबंध में, या फिर जो ऑफेंस होते हैं किसी ऐसे डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट जो डॉक्यूमेंट किसी कोर्ट की प्रोसीडिंग में प्रोड्यूस किया गया या एविडेंस में दिया गया, जो बेसिकली डिस्क्राइब है कहाँ पे, आईपीसी के सेक्शन 463 में, या फिर जो पनिशेबल हैं आईपीसी के सेक्शन 471, 75 या 476 में। तो अगर कोई ऑफेंस किया गया है यहाँ पर पब्लिक जस्टिस के अगेंस्ट, या फिर कोई ऑफेंस किया गया है यहाँ पे एविडेंस में दिए जाने वाले डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट, या फिर इनमें से किसी भी ऑफेंस को कमिट करने की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी या फिर अटैम्प्ट या फिर अबैटमेंट किया गया है, तो इनमें से किसी का भी कोई भी कोर्ट तब तक कॉग्निजेंस नहीं लेगी जब तक कि जिस कोर्ट के संबंध में ऑफेंस कमिट हुआ है वो कोर्ट या फिर
उस कोर्ट के द्वारा राइटिंग में इस चीज़ के लिए ऑथराइज किया गया उस कोर्ट का ऑफिसर, या फिर उस कोर्ट के जो सुपीरियर अदर कोर्ट है वो क्या नहीं कर देते हैं, राइटिंग में इनकी कंप्लेन नहीं कर देते हैं। और यहाँ पर कोर्ट का मतलब क्या है, कोई भी सिविल कोर्ट, कोई भी रेवेन्यू कोर्ट, कोई भी क्रिमिनल कोर्ट, या फिर कोई भी ट्रिब्यूनल जो कि कॉन्स्टिट्यूट की गई है बाय और अंडर अ सेंट्रल और प्रोविंशियल और स्टेट एक्ट। वो भी तब जब अगर उस एक्ट के तहत ये डिक्लेयर किया गया है कि सेक्शन 195 के प्रोविजन इस ट्रिब्यूनल के ऊपर भी लगेंगे। अब क्वेश्चन आता है ये कि जिस कोर्ट के संबंध में ऑफेंस कमिट हुआ है वो किस कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिवली सबॉर्डिनेट है इस सेक्शन के पर्पस के लिए। तो जिस कोर्ट के संबंध में ऑफेंस हुआ है उसको हम मान के चलें अगर कोर्ट 1, तो बेसिकली कोर्ट 1 एडमिनिस्ट्रेटिवली सबॉर्डिनेट मानी जाएगी उस कोर्ट के जिस कोर्ट में कोर्ट 1 की डिक्री की, सेंटेंस की जाती है अपील। वहीं अगर कोर्ट 1 क्या है, कोई ऐसी सिविल कोर्ट है जिसकी डिक्री की अपील जाती नहीं है, कहीं अपील लाए ही नहीं करती है, तब कोर्ट 1 उस प्रिंसिपल सिविल कोर्ट के सबॉर्डिनेट मानी जाएगी जिसके जुरिस्डिक्शन में कोर्ट 1 सिचुएट करती है। अब मान लो कि जो कोर्ट 1 है उसकी अपील तो जो है वो लाए करती है एक से ज्यादा कोर्ट में, तो इन दोनों में से जो भी कोर्ट इंफीरियर होगी उसके मानी जाएगी कोर्ट 1 एडमिनिस्ट्रेटिवली सबॉर्डिनेट। वहीं अगर कोर्ट 1 की जो अपील है वो सिविल कोर्ट में भी लाए करती है और रेवेन्यू कोर्ट में भी लाए करती है, तो मामले के अकॉर्डिंग जो भी मतलब मामले का नेचर है उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया जाएगा कि किसके होगी वो एडमिनिस्ट्रेटिवली सबॉर्डिनेट, सिविल कोर्ट के वो एडमिनिस्ट्रेटिवली सबॉर्डिनेट होगी या फिर रेवेन्यू कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिवली सबॉर्डिनेट होगी। तो ये हो गया आपका सेक्शन 195। इस सेक्शन में कॉग्निजेंस लेने से पहले की जो शर्त थी वो अगर हो जाती है कंप्लीट तो कोर्ट कॉग्निजेंस वगैरह ले लेती है। तो फिर प्रोसीजर जो फॉलो होता है वो होता है सेक्शन 340 ऑफ सीआरपीसी का। सेक्शन 195 ऑफ सीआरपीसी में सीआरपीसी अमेंडमेंट एक्ट 2008 के द्वारा इंसर्ट किया गया था और ये सीआरपीसी में इनकॉर्पोरेट हुआ था 2009 में, क्योंकि 2009 में ही ये अमेंडमेंट एक्ट एनफोर्समेंट में आया था। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। तो बेसिकली इस सेक्शन में है क्या चीज़, जब आप देखोगे ना आईपीसी के सेक्शन 195A में, वहाँ पे देखो क्या चीज़ है। वहाँ पे चीज़ ये है कि अगर कोई व्यक्ति फॉल्स एविडेंस देने के लिए किसी को थ्रेटन करता है तो उसको क्या पनिशमेंट दी जाएगी ये बताया गया है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इस ऑफेंस की कंप्लेंट कौन फाइल कर सकता है, तो कोई विटनेस फाइल कर सकता है या फिर कोई भी अदर पर्सन इस ऑफेंस की कंप्लेंट फाइल कर सकता है। बस इतनी सी बात है इस सेक्शन में। वहीं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023 में सेक्शन 195A की जगह दे रखा है सेक्शन 216, जो कि बिल्कुल सेम ही है, बस आईपीसी का जो सेक्शन है ना 195 है उसकी जगह यहाँ पर भारतीय न्याय संहिता 2023 में आपको देखने को मिलेगा सेक्शन 230, इसलिए यहाँ पर ये चीज मेंशन कर दी है। बाकी जो अगला सेक्शन है 196 जो अभी हम सीआरपीसी का डिस्कस करेंगे उसकी जगह 2023 वाले बिल में दे रखा है सेक्शन 217। कंटेंट बिल्कुल सेम है, बस एक तो ये चीज जो सबसेक्शन 1A में सेक्शन 196 में देखने को मिलेगी ना, वो यहाँ पे सेक्शन 217 में दे दी है सबसेक्शन 2 में, और इसी वजह से जो अगला सबसेक्शन है वो है सबसेक्शन 3, फिर इसके बाद सबसेक्शन 4 आपको देखने को मिलेगा। बाकी आईपीसी के जो सेक्शन की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 में सेक्शन है वो यहाँ पर जो मेंशन है वो आपको क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आईपीसी के वो सेक्शंस मैंने इन सेक्शंस के ऊपर लिख दिए हैं। इसके अलावा आपने एक चीज करनी है, सेक्शन 195 सीआरपीसी का जो हमने डिस्कस किया उसकी जगह जैसे कि दे रखा है सेक्शन 215, तो सेक्शन 215 के क्लोज बी में जो आईपीसी के सेक्शन मेंशन है उनकी जगह भारतीय न्याय संहिता के कौन से सेक्शंस इसमें दे रखे हैं वो एक बार आपने कंपेयर कर लेना है खुद से, तो एक बार ये चीज आप लोग कर लेना। लेकिन एक चीज जो कि मुझे कंफ्यूज की है वो है ये, जैसे कि यहाँ पे भारतीय न्याय संहिता का चैप्टर 6 दे रखा है, तो अगर हम आईपीसी में देखें तो चैप्टर 6 क्या है, स्टेट के अगेंस्ट ऑफेंस। वहीं भारतीय न्याय संहिता में चैप्टर 6 क्या है, ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करने वाले ऑफेंस। तो फिर ये वाला क्यों लिख दिया भारतीय न्याय संहिता का चैप्टर 6 यहाँ पे,
इसकी जगह लिखना चाहिए था ना इन्हें वो वाला चैप्टर जिसमें भारतीय न्याय संहिता 2023 में दे रखे हैं प्रोविजन स्टेट के अगेंस्ट ऑफेंस वाले। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 में आपको स्टेट के अगेंस्ट ऑफेंस वाले प्रोविजन देखने को मिलेंगे चैप्टर 7 में। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है, क्योंकि ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती कि ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करने वाले ऑफेंस का कोर्ट तब कॉग्निजेंस लेगी जब हम किसी पर्टिकुलर अथॉरिटी की सैंक्शन लेके आएंगे। तो इसलिए ये चीज़ आप एक बार देख लेना। तो अब हम बात करेंगे सीआरपीसी के सेक्शन 196 की। तो सीआरपीसी का सेक्शन 196 बताता है ये कि जो स्टेट के अगेंस्ट ऑफेंसेस होते हैं उन ऑफेंसेस का और उन ऑफेंसेस को कमिट किए जाने की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का कोई भी कोर्ट कब कॉग्निजेंस लेगी, क्या कंडीशन प्रेसिडेंट है बिफोर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ सच ऑफेंसेस और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ऑफ सच ऑफेंसेस। तो बेसिकली कह रहे हैं यहाँ पे सबसेक्शन 1 में कि कोई भी ऑफेंस अगर आईपीसी के चैप्टर 6 में पनिशेबल है या फिर आईपीसी के सेक्शन 153A 295A 505 सबसेक्शन 1 यहाँ पर पनिशेबल है, या फिर इनमें से किसी भी ऑफेंस को कमिट करने का क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी किया जाता है, या फिर वो अबैटमेंट किया जाता है जो कि आईपीसी के सेक्शन 108A में बताया गया है। तो इनमें से किसी भी चीज का कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगी जब तक कि ये फॉर्मेलिटी फुलफिल नहीं कर दी जाती है। क्या फॉर्मेलिटी? सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट की प्रीवियस सैंक्शन। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि इनमें से किसी भी ऑफेंस का, इनमें से किसी भी चीज का कोई कोर्ट कॉग्निजेंस ले, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट की या फिर स्टेट गवर्नमेंट की सैंक्शन लेकर आओ। अगर सैंक्शन नहीं ली गई है तो कोई भी कोर्ट इनका कॉग्निजेंस नहीं लेगी। वही जो आईपीसी के सेक्शन 153B 505 सबसेक्शन 2 505 सबसेक्शन 3 इनमें से किसी भी सेक्शन के तहत पनिशेबल ऑफेंस है या उसको कमिट करने का अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुआ है, तो इनमें से किसी भी चीज का कोई भी कोर्ट तब तक कॉग्निजेंस नहीं लेगी जब तक कि मंजूरी ना ले ली गई हो सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की। इनमें से किसी की भी सैंक्शन चलेगी यहाँ पे। तो अगर ये जो बताए हैं ना यहाँ पे ऑफेंस और इनका क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी वगैरह अगर हुआ है तो इसकी कॉग्निजेंस आप चाहते हैं कि कोर्ट ले, तो पहले आप प्रीवियस सैंक्शन लेकर आओ, मंजूरी लेकर आओ, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट से या फिर स्टेट गवर्नमेंट से या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से। सबसेक्शन 2 में देखो कह रहे हैं ये कि आईपीसी के सेक्शन 120B में जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पनिशेबल है, अगर वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी किसी ऐसे ऑफेंस को कमिट करने के लिए नहीं की गई थी जो कि पनिशेबल है डेथ सेंटेंस से या फिर इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ से या फिर 2 या 2 से ज़्यादा सालों के रिगरस इम्प्रिजमेंट के लिए, तो अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इनमें से किसी भी मामले वाली नहीं है तो उस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का कोई भी कोर्ट तब तक कॉग्निजेंस नहीं लेगी जब तक कि प्रोसीडिंग को इनिशिएट करने के लिए आप रिटर्न में स्टेट गवर्नमेंट की या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की कंसेंट नहीं ले लेते हैं। बाकी तो देखो चीज साफ साफ है ये कि अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी वो वाली है जिस पे अप्लाई होते हैं सेक्शन 195 के प्रोविजन, तो तब यहाँ पे जो कंसेंट है ना, इस कंसेंट की जरूरत नहीं है। उसके लिए जो कंडीशन प्रेसिडेंट बता रखी है ना सेक्शन 195 में, वो फुलफिल हो जाए वही काफी है। तो ध्यान रखना है कि डेथ सेंटेंस, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, 2 या 2 से ज्यादा साल के लिए रिगरस इम्प्रिजमेंट से पनिशेबल जो ऑफेंसेस होते हैं, उनके अलावा अगर किसी ऑफेंस की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जाती है तो उसकी कोई भी कोर्ट तब तक कॉग्निजेंस नहीं लेती है जब तक कि स्टेट गवर्नमेंट या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की रिटर्न कंसेंट नहीं ले ली जाती है प्रोसीडिंग को इनिशिएट करने के लिए। और इस सेक्शन में जिनसे भी सैंक्शन या कंसेंट लेने के लिए कहा गया है, लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा गया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से कहा गया है तो स्टेट गवर्नमेंट, डीएम से कहा गया है तो डीएम, जिनसे भी मतलब लेनी है सैंक्शन या कंसेंट वगैरह, सबसेक्शन 3 में इनको पावर दी गई है कि ये क्या कर सकते हैं, अपनी वो सैंक्शन देने से पहले, कंसेंट देने से पहले किसी ऐसे पुलिस ऑफिसर के द्वारा जो कि इंस्पेक्टर की रैंक से नीचे का नहीं है, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन किए जाने का ऑर्डर दे सकते हैं। और जो पुलिस ऑफिसर यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोला जाएगा प्रिलिमिनरी, उसको वो पावर्स होंगी जो पावर्स होती हैं पुलिस ऑफिसर को सेक्शन 155 सबसेक्शन 3 ऑफ सीआरपीसी में। यानी कि सब चीजें कर सकता है बट विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकता है।
तो यहाँ पर सबसेक्शन 3 में बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डीएम इनमें से कोई भी अपनी सैंक्शन देने से पहले या फिर रिटर्न कंसेंट जो भी मतलब इनको देना है उसको देने से पहले ये क्या करा रहे हैं, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं। ये प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं किसके द्वारा, किसी ऐसे पुलिस ऑफिसर के द्वारा जो कि इंस्पेक्टर की रैंक से नीचे का नहीं है। तो इंस्पेक्टर की रैंक से नीचे का ना होना, ये चीजें हम कहाँ कहाँ पे पढ़ चुके हैं। ये चीज हमने पढ़ी थी कहाँ पे, सेक्शन 25 के सबसेक्शन 3 में, और ये चीज यहां पर भी हमने पढ़ ली सेक्शन 196 के सबसेक्शन 3 में, और ये चीज हम पढ़ेंगे सेक्शन 302 सीआरपीसी में। तो ध्यान रखना कि यहां पर जिस पुलिस ऑफिसर की बात की गई है वो होता है वो पुलिस ऑफिसर जो कि इंस्पेक्टर की रैंक से नीचे का नहीं है। तो ये हो गया आपका सेक्शन 196 कंप्लीट। सेक्शन 197 ऑफ सीआरपीसी में बताया गया है ये कि अगर इल्जाम लगाया जाता है कि कोई पर्टिकुलर जज, मजिस्ट्रेट या पब्लिक सर्वेंट अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को परफॉर्म करते हुए कोई ऑफेंस कमिट कर दिया है, तो उसके उस ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेने से पहले क्या फॉर्मेलिटी है जो होनी जरूरी है, तभी कोई कोर्ट उस ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले सकती है। तो वो फॉर्मेलिटी क्या है यही बताई है यहां पे। कह रहे हैं कि अगर कोई पर्सन जज, मजिस्ट्रेट या पब्लिक सर्वेंट है या फिर था और उसको उसके इस पद से गवर्नमेंट के द्वारा हटाया जा सकता है या गवर्नमेंट की सैंक्शन से ही हटाया जा सकता है, और ये इलेज किया जा रहा है कि वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को परफॉर्म करते हुए किसी ऑफेंस का एक्यूज है, कि अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को परफॉर्म करते हुए उसने कोई पर्टिकुलरली ऑफेंस कमिट कर दिया था। तो लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 में जो बताया गया है उसको सेव करते हुए कह रहे हैं कि कोई भी कोर्ट उस ऑफेंस का कॉग्निजेंस नहीं लेगी जब तक कि अगर वो एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑफेंस संबंधित था यूनियन के अफेयर्स से, यूनियन के अफेयर्स में वो एम्प्लॉयड था, तो जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रीवियस सैंक्शन नहीं ले ली जाती है। वहीं अगर वो एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑफेंस एम्प्लॉय था इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ स्टेट, तो जब तक कि उस स्टेट गवर्नमेंट की प्रीवियस सैंक्शन नहीं ले ली जाती है। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की प्रीवियस सैंक्शन ली जाएगी, तब जाके उस पर्टिकुलर ऑफेंस का कोई कोर्ट लेगी कॉग्निजेंस। वहीं अगर यहाँ पर ली जानी है स्टेट गवर्नमेंट की सैंक्शन, बट क्या चीज है, इस स्टेट में तो प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, तो तब यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की जगह ली जाएगी किसकी सैंक्शन, सेंट्रल गवर्नमेंट की सैंक्शन। इसके आगे एक नया प्रोवाइजो आपको देखने को मिलेगा, सेक्शन 197 की जगह जो दे रखा है ना सेक्शन 218 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023 में, वहां पे तो क्या है वो प्रोवाइजो, वो प्रोवाइजो ये कह रहा है कि जो गवर्नमेंट यहाँ पर सैंक्शन देंगी उनके लिए कह रहा है कि सैंक्शन देनी चाहिए या उनको सैंक्शन नहीं देनी चाहिए। तो जब सैंक्शन लेने के लिए उनको रिक्वेस्ट रिसीव हुई ना जिस तारीख को, उस तारीख से उन्होंने ये चीज डिसाइड कर लेनी है 120 डेज के अंदर, अदरवाइज ये माना जाएगा कि उन्होंने सैंक्शन दे दिया। तो ये नया प्रोवाइजो है। और एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि सबसेक्शन 1 में 2013 में एक एक्सप्लेनेशन ऐड किया गया था, और 2023 वाले बिल में इस एक्सप्लेनेशन को ना प्रोवाइजो बना दिया गया है। तो ये प्रोवाइजो यानी कि सेक्शन 197 के सबसेक्शन 1 में दिया गया एक्सप्लेनेशन सीधे सीधे अक्षरों में क्या कहता है, कहता है कि अगर पब्लिक सर्वेंट एक्यूज है किसी ऐसे ऑफेंस का जो यहाँ पर आईपीसी के इन सेक्शंस में पनिशेबल है, लाइक रेप वाले हो गए और ये वाले जो सेक्शंस है इनमें पनिशेबल है, तो ऐसे पब्लिक सर्वेंट के केस में किसी की भी सैंक्शन के बिना, किसी की भी सैंक्शन लेने की जरूरत नहीं है, कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकती है बिना सैंक्शन वाली फॉर्मेलिटी के। सबसेक्शन 2 ये कहता है कि अगर यूनियन की आर्म फोर्स का कोई मेंबर अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को परफॉर्म करते समय कर देता है अगर कोई ऑफेंस कमिट, मतलब ये इलेज किया जा रहा है कि उसने कोई ऑफेंस कमिट कर दिया है, तो उसके उस ऑफेंस का कोई भी कोर्ट तब तक कॉग्निजेंस नहीं लेगी जब तक कि प्रीवियस सैंक्शन नहीं ले ली जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट से। वहीं अगर किसी स्टेट में लगाया हुआ है आर्म फोर्स का मेंबर, आर्म फोर्स के मेंबर्स
फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ऑल। और स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन पास करके ये डायरेक्ट कर दिया है कि सबसेक्शन 2 जो है ना ये वाला, इसके प्रोविजन अप्लाई होंगे उस आर्म फोर्स के मेंबर्स के ऊपर जो उस स्टेट में उसने लगाए हुए हैं। तो तब अगर रिलेज किया जाता है कि उस आर्म फोर्स के मेंबर ने अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करते टाइम कोई ऑफेंस वगैरह कमिट कर दिया है, तो उस ऑफेंस का कोई भी कोर्ट तब तक कॉग्निजेंस नहीं लेगी जब तक कि उस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रीवियस सैंक्शन नहीं दे दी जाती है। वहीं अगर उस स्टेट में रेजिडेंट रूल लगा हुआ है तो तब सेंट्रल गवर्नमेंट की सैंक्शन लेनी पड़ेगी। सबसेक्शन 3 भी इंपॉर्टेंट नहीं है। और सबसेक्शन 3 भी तो आपको सेक्शन 218 जो दे रखा है ना सीआरपीसी के सेक्शन 197 की जगह, उसमें दिखेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें से उसको हटा दिया गया है। और सेक्शन 218 में सेक्शन 197 का सबसेक्शन 3A सबसेक्शन 4 के रूप में लिखा हुआ दिखेगा और सबसेक्शन 4 सबसेक्शन 5 के रूप में लिखा हुआ दिखेगा। सबसेक्शन 4 में कह रहे हैं जज और मजिस्ट्रेट और पब्लिक सर्वेंट के प्रोसिक्यूशन के लिए ना जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर स्टेट गवर्नमेंट है उसको पावर है, वो क्या कर सकती है, मतलब इनमें से जिसको भी जहां पर भी बोला गया ना यहाँ पे सैंक्शन देने के लिए, तो इनको पावर है ये कि ये डिटरमिन कर सकती हैं कि किस पर्सन के द्वारा और किस तरीके से जज और मजिस्ट्रेट और जो पब्लिक सर्वेंट वगैरह हैं उनके द्वारा कमिट किए गए ऑफेंस या ऑफेंसेस का प्रोसिक्यूशन कंडक्ट किया जाएगा। और साथ ही स्पेसिफाई कर सकते हैं ये कि किस कोर्ट के समक्ष इनका ट्रायल होगा। तो यहाँ पे आपका सेक्शन 197 होता है कंप्लीट। एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि SK मिगलानी वर्सेस स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली 2019 के केस में ये कहा गया था कि जो नेशनलाइज बैंक के पब्लिक सर्वेंट होते हैं वो सेक्शन 197 के तहत जो सैंक्शन वाली फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए बोला गया उस फॉर्मेलिटी का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं, और ना ही वो पब्लिक सर्वेंट जो प्रोसिक्यूट किए जाते हैं अंडर सेक्शन 48 ऑफ द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, ये भी सेक्शन 197 के सैंक्शन के बेनिफिट का क्लेम नहीं कर सकते हैं। ये वाली चीज कही गई थी नोरुला खान वर्सेस कर्नाटका स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 2021 के केस में। सेक्शन 198 ऑफ सीआरपीसी में बताया गया है कि चैप्टर 20 ऑफ आईपीसी में जो भी ऑफेंसेस बताए गए हैं जो बेसिकली मैरिज के अगेंस्ट ऑफेंस माने जाते हैं, वो ऑफेंस या फिर उन ऑफेंस का अबैटमेंट अगर किया गया है या फिर उन ऑफेंस को कमिट करने का अगर अटेम्प्ट किया गया है, तो तब ऐसे मामले में क्या फॉर्मेलिटी है जो पूरी करनी पड़ेगी, तब जाके कोर्ट कॉग्निजेंस लेगी। तो सबसे पहले सबसेक्शन 1 में कह रहे हैं कि ऐसे मामले में कोर्ट तब तक कॉग्निजेंस नहीं लेगी जब तक कि जो उस ऑफेंस के एग्रीव्ड पर्सन है वो कंप्लेन नहीं कर देते हैं। वहीं अगर वो एग्रीव्ड पर्सन 18 साल से कम उम्र का है, एडियट है, ल्यूनेटिक है, बीमार है, इन्फर्म है और इस वजह से वो कंप्लेन नहीं कर सकता है, या फिर वो पर्दा नशीं वुमन है जो पब्लिकली अपीयर नहीं हो सकती अपने कस्टम वगैरह की वजह से, तो तब ऐसे पर्सन के बिहाफ पे विद द लीव ऑफ कोर्ट कोई भी अदर पर्सन कर सकता है कंप्लेंट। बट ध्यान ये रखना है कि अगर वो व्यक्ति माइनर है या फिर ल्यूनेटिक वगैरह है और उसके बिहाफ पे अगर कोई और अदर पर्सन कर रहा है विद द लीव ऑफ कोर्ट कंप्लेंट, और कंप्लेंट करने वाला वो अदर पर्सन उस माइनर या ल्यूनेटिक का बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अपॉइंट किया गया, डिक्लेयर किया गया गार्जियन नहीं है, और बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अपॉइंट किया गया या डिक्लेयर किया गया गार्जियन मौजूद है कोई, तो कोर्ट को करनी पड़ेगी क्या चीज, कोर्ट को अगर ये चीज होती है सेटिस्फाई कि भाई इसका तो इस माइनर का, इस ल्यूनेटिक का कोई अपॉइंटेड या डिक्लेयर गार्जियन है, तो जो व्यक्ति उस माइनर या ल्यूनेटिक के बिहाफ पे विद द लीव ऑफ कोर्ट कर रहा है कंप्लेंट, उसको कंप्लेंट करने की अनुमति ग्रांट करने से पहले कोर्ट की जिम्मेवारी बनती है अपॉइंटेड या डिक्लेयर जो भी गार्जियन जो मौजूद है उस गार्जियन को इस चीज का नोटिस वो दिलवाए और उसको वो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दे सुनवाई की। तो ये पहली जिम्मेदारी तो इसी की बनती है ना, गार्जियन की, जो अपॉइंटेड है, जो डिक्लेयर्ड है। वहीं अगर
जो अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड व्यक्ति नहीं है वो कर रहा है, और अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड गार्जियन ने कुछ किया ही नहीं है, तो उस गार्जियन को इस चीज का नोटिस तो जाना चाहिए ना, और रीजनेबल अपॉर्चुनिटी तो मिलनी चाहिए ना कि उसको भी सुना जा सके। तो ये चीज होगी, उसके बाद ही अनुमति देगा कोर्ट इस व्यक्ति को जो बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अपॉइंट नहीं किया गया है, डिक्लेयर नहीं किया गया है, उस माइनर का या उस ल्यूनेटिक का गार्जियन जिसके बिहाफ पे ये व्यक्ति कर रहा है कंप्लेंट विद द लीव ऑफ कोर्ट। ऑलराइट, वहीं अगर ऐसा होता है कि चैप्टर 20 ऑफ आईपीसी में मैरिज के अगेंस्ट जो ऑफेंसेस बताए गए हैं उनका एग्रीव्ड जो पर्सन है वो है हस्बैंड, और वो यूनियन की आर्म फोर्स में अपनी सर्विस दे रहा है, सर्व कर रहा है, तो वो कैसे करेगा भाई कंप्लेंट? तो किसी और पर्सन को वो ऑथोराइज कर सकता है उसके बिहाफ पे कंप्लेन करने के लिए। और वो ऑथोराइज कैसे करेगा? वो ऑथोराइज करेगा राइटिंग में साइन करके या फिर अटेस्ट करके, और उसमें वो ये स्टेटमेंट भी लिखेगा कि जिसको उसने ऑथोराइज किया है ना, उसको उसने बता दिया है, सूचित कर दिया है कि किस एलिगेशंस के आधार पे जो कंप्लेंट है वो की जा रही है, और उसके ऊपर उसका जो कमांडिंग ऑफिसर है ना, हस्बैंड जहाँ पे लगा हुआ है वहां का जो भी कमांडिंग ऑफिसर है उस आर्म फोर्स का, उसके काउंटर साइन होंगे उस पे, और कमांडिंग ऑफिसर के द्वारा साइन किया गया सर्टिफिकेट होगा जो कि ये चीज सर्टिफाई करेगा कि किस वजह से ये जो हमारे यहाँ लगा हुआ है ना, ये व्यक्ति खुद जाके इन पर्सन कंप्लेंट नहीं कर सकता है। मतलब क्यों? मतलब हम उसको छुट्टी नहीं दे सकते इस चीज के लिए, तो इस चीज का सर्टिफिकेट भी लगेगा। और इन चीजों को कंप्लाई करते हुए ऑथराइजेशन का जो डॉक्यूमेंट बनाया गया है और उस अथॉरिटी को सर्टिफाई करने वाला जो सर्टिफिकेट लगाया गया उसके साथ, उसके लिए सबसेक्शन 5 में कह रहे हैं कि जब तक कि कॉन्ट्ररी प्रूव नहीं होता उसके बारे में कोर्ट प्रिजम्पशन ड्रॉ करेगा ये कि वो जेन्युइन है और वो एविडेंस में ना लिया जाएगा। तो यहाँ पे शेल प्रिज्यूम हो रहा है, यानी कि ये है रिबिटल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। वहीं अगर जो चैप्टर 20 ऑफ आईपीसी में मैरिज के अगेंस्ट ऑफेंसेस बताए गए हैं वो कौन से वाले ऑफेंस है? वो वाले ऑफेंस है, वो वाले मतलब बाइगेमी वाले जो पनिशेबल है अंडर सेक्शन 494 एंड 495 ऑफ आईपीसी, और उन ऑफेंस की जो एग्रीव्ड पर्सन है वो है वाइफ। तो तब उसके बिहाफ पे उसके पिताजी कंप्लेन कर सकते हैं, या उसकी माताजी कंप्लेन कर सकती हैं, या उसका भाई, या उसकी बहन, या उसका बेटा, या उसकी बेटी, या उसके पिता या माता के भाई या बहन, और या फिर कोर्ट की परमिशन से कोई भी अदर पर्सन जो उस महिला के साथ बाय ब्लड, मैरिज या एडॉप्शन रिलेटेड है। सबसेक्शन 2 में पहली चीज तो आपने ध्यान रखनी है कि जिस एक्सटेंट तक ये अडल्ट्री वाली बात से संबंधित था वहां तक ये हो गया अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर, यानी कि हटा दो ये 497, क्योंकि 497 जो है आईपीसी का वो जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 के केस में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था। तो इसलिए सेक्शन 198 का सबसेक्शन 2 जहां तक अडल्ट्री के बारे में बात करता है, सेक्शन 497 के बारे में बात करते हैं, वहां तक ये है अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो इसलिए इसको हटा दो, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो कह रहे हैं कि सबसेक्शन 1 में हमने जो भी चीजें पढ़ी उसमें मतलब अगर बात की जाए सेक्शन 498 वाले ऑफेंस की, तो सेक्शन 498 वाला जो ऑफेंस है ना आईपीसी का, उस ऑफेंस में एग्रीव्ड पर्सन उस ऑफेंस का माना जाता है सिर्फ और सिर्फ महिला के हस्बैंड को, उसके अलावा किसी और को नहीं। और अगर हस्बैंड एब्सेंट है नहीं, तो हस्बैंड के बिहाफ में एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑफेंस जो भी पर्सन उस महिला की केयर लिए हुए थे, मतलब जिसकी भी केयर में वो महिला थी हस्बैंड के बिहाफ में, तो वो क्या कर सकते हैं? विद द लीव ऑफ कोर्ट उस हस्बैंड के बिहाफ में कंप्लेंट कर सकते हैं। वहीं अगर हस्बैंड अगर अवेलेबल है तो वही हस्बैंड ही माना जाएगा एग्रीव्ड पर्सन और वही कर सकेगा कंप्लेंट। ऑलराइट, सबसेक्शन 3 आपका हो गया है, सबसेक्शन 4 हो गया है, सबसेक्शन 5 हो गया है, और सबसेक्शन 7 भी हो गया, सबसेक्शन 6 रह गया है। सबसेक्शन 6 कहता है ये कि अगर एक आदमी अपनी ही पत्नी के साथ जो कि 18 साल से कम उम्र की है सेक्सुअल इंटरकॉर्स करता है, और ये चीज हुए अगर 1 साल हो चुका है, जिस तारीख को ये चीज हुई थी उस तारीख से 1 साल हो चुका है, तो तब इस टाइम के बाद ऐसे ऑफेंस का अंडर सेक्शन 376 ऑफ आईपीसी
कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगी। तो यहाँ पे आपका सेक्शन 198 ऑफ सीआरपीसी होता है कंप्लीट। वहीं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023 में सेक्शन 198 सीआरपीसी की जगह जो दे रखा है सेक्शन 219, उसमें एक तो आपको आईपीसी के जो भी सेक्शन प्रोविजन के नंबर चेंज हुए हैं, चैप्टर के नंबर चेंज हुए हैं, वो तो बदले हुए दिखेंगे ही। साथ ही एक चीज़, एक तो जो इडियट लिखा हुआ हमने यहाँ पे पढ़ा था सेक्शन 198 के सब सेक्शन 1 के क्लोज ए में, और या फिर इस पूरे सेक्शन में कहीं पर भी इडियट लिखा हुआ हमने पढ़ा या फिर ल्यूनेटिक लिखा हुआ पढ़ा, तो इडियट की जगह यहाँ पर लिखा हुआ आपको दिखेगा हैविंग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी रिक्वायरिंग हायर सपोर्ट नीड। वहीं ल्यूनेटिक की जगह आपको लिखा हुआ दिखेगा अ पर्सन विद मेंटल इलनेस। तो ये छोटा सा डिफरेंस है, बाकी एज इट इज सेम ही है ये पूरा का पूरा सेक्शन। वहीं सीआरपीसी के सेक्शन 198 ए की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023 में दे रखा है सेक्शन 220, और 198 बी सीआरपीसी की जगह दे रखा है सेक्शन 221। पूरा का पूरा एज इट इज सेम ही है, बस जो आपके आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 में बदले हुए सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे, वो थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आपने चेक कर लेना है एक बार कंपेयर करके। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे सेक्शन 198A एंड 198B सीआरपीसी के प्रोविजंस की। सेक्शन 198A बताता है क्या कि आईपीसी के सेक्शन 498A में क्रुएलिटी का ऑफेंस बताया गया है ना, तो जो क्रुएलिटी का ऑफेंस है, इस ऑफेंस की ना कोर्ट तब तक कॉग्निजेंस नहीं लेगा जब तक कि इस ऑफेंस की पुलिस रिपोर्ट ही नहीं आ जाती, या फिर इस ऑफेंस की कंप्लेंट नहीं कर देती है जो इस ऑफेंस की एग्रीव्ड है वो, या फिर उसके पिता या उसके माता या उसके भाई या उसके सिस्टर या फिर उसके पापा या मदर के ब्रदर या सिस्टर, या फिर जब तक कि कंप्लेंट नहीं कर देते हैं विद द लीव ऑफ कोर्ट उस महिला से जो भी कोई अदर पर्सन रिलेटेड है बाय ब्लड, बाय मैरिज या बाय एडॉप्शन। ऑलराइट, तो ये पूरा का पूरा प्रीलिम्स में पूछा जाता है। सेक्शन 198B कहता है कि 376B ऑफ आईपीसी में जाओ आप, वहां पे आपको पता चलेगा कि अगर सेक्सुअल इंटरकॉर्स करता है हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ, वो भी तब जब वो अंडर अ डिग्री ऑफ सेपरेशन या फिर किसी भी और वजह से एक दूसरे से सेपरेट रह रहे हैं, और वो सेक्सुअल इंटरकॉर्स करता है विदाउट द कंसेंट ऑफ हिज वाइफ, मैरिटल रिलेशनशिप उनके बीच में है बट वो सेपरेट रह रहे हैं, ऑलराइट, अभी मैरिज डिसॉल्व नहीं हुई है, तो ऐसे ऑफेंस का तब तक कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगी जब तक कि ऐसे ऑफेंस की कंप्लेंट नहीं कर दी जाती है बाय द वाइफ अगेंस्ट द हस्बैंड। ऑलराइट, सेक्शन 199 ऑफ सीआरपीसी डिफेमेशन के केसेस की बात करता है कि डिफेमेशन की मानहानि के जो मामले होते हैं उनमें कब कोर्ट कॉग्निजेंस लेगी, क्या फॉर्मेलिटी है जो पूरी होगी तब ही मतलब जो कोर्ट है वो कॉग्निजेंस ले सकेगी। तो पहले कह रहे हैं कि जो डिफेमेशन वाले मामले बताए गए हैं आईपीसी के चैप्टर नंबर 21 में, जो सेक्शन 499 से लेकर 502 तक के प्रोविजन में दिए गए हैं, जो यहाँ पे पनिशेबल होते हैं, ऐसे ऑफेंस का कोई भी कोर्ट कब तक कॉग्निजेंस नहीं लेगी जब तक कि जो इस ऑफेंस का एग्रीव्ड पर्सन है वो ही इसकी कंप्लेंट नहीं कर देता है। लेकिन अगर वो एग्रीव्ड पर्सन 18 साल से कम उम्र का है, इडियट है, ल्यूनेटिक है या बीमार है या इन्फर्म है जिसकी वजह से वो कंप्लेंट नहीं कर सकता है, या फिर वो कोई पर्देनशी महिला है जो पब्लिकली अपीयर नहीं होती है अपने कस्टम्स की वजह से, तो तब ऐसे पर्सन के बिहाफ में विद द लीव ऑफ कोर्ट, कोर्ट की परमिशन लेके कोई अदर पर्सन कंप्लेन कर सकता है। और सेक्शन 199 की सब सेक्शन 2 में वही चीज़ है, कुछ बताए हैं डिफेमेशन के मामले जिनमें जो कोर्ट ऑफ सेशन है वो मामले का डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले लेता है रिटर्न कंप्लेन पर। यानी कि देखो, पहला तो जनरल रूल हमने पढ़ा था सेक्शन 193 में कि जब तक कि मजिस्ट्रेट कोई मामला कमिट नहीं करता, या तो इस सेक्शन के तहत या फिर इस सेक्शन के तहत, तब तक जो कोर्ट ऑफ सेशन है वो
डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं लेती है किसी भी ऑफेंस का, भले ही वो लिखा हुआ है फर्स्ट शेड्यूल में कि ये ऑफेंस ट्राई कर सकती है कोर्ट ऑफ सेशन। लेकिन इस चीज का ना एक एक्सेप्शन है जो कि दिया गया है सीआरपीसी के सेक्शन 199 के सबसेक्शन 2 में। तो कहता क्या है सेक्शन 199 का सबसेक्शन 2? ये कहता है कि सीआरपीसी में कुछ भी क्यों ना लिखा हो वो सब जाए भाड़ में। ये कह रहा है कि चैप्टर 21 ऑफ आईपीसी में जो डिफेमेशन वाले ऑफेंस बताए गए हैं वो अगर ये जो हाई डिग्नेटरीज मेंशन है ना यहाँ पे, इनमें से किसी के भी पब्लिक फंक्शन को परफॉर्म करते टाइम इनके कंडक्ट के संबंध में कमिट किया जाता है, तो तब जो भी मतलब डिफेमेशन का ऑफेंस हुआ है ना इनके अगेंस्ट, उस ऑफेंस का पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा राइटिंग में की गई कंप्लेंट पर कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकता है। यहाँ पे जरूरत नहीं है कि इस ऑफेंस को मजिस्ट्रेट कोर्ट ऑफ सेशन में कमिट करे तब कोर्ट ऑफ सेशन उसका कॉग्निजेंस लेगा, ये चीज जरूरी नहीं है। यहाँ पे बिना कमिटल के अपॉन द रिटन कंप्लेंट मेड बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोर्ट ऑफ सेशन ऐसे ऑफेंस का डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकता है। तो कौन कौन हाई डिग्नेटरीज हैं जिनके अगेंस्ट डिफेमेशन के ऑफेंस के मामले में कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकती है? तो एक तो हो गए हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दूसरे हो गए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तीसरे हैं आपके गवर्नर ऑफ द स्टेट, और जो इसके अलावा यूनियन टेरिटरी के जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, इसके अलावा यूनियन या फिर स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में से किसी के भी जो मिनिस्टर होते हैं वो, इसके अलावा यूनियन या स्टेट के अफेयर के संबंध में जो भी अदर पब्लिक सर्वेंट एम्प्लॉयड होते हैं वो, और जो यहाँ पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर इस ऑफेंस की रिटन कंप्लेंट करेगा। पहली चीज तो ये क्लियर है कि वो रिटन कंप्लेंट होगी और उस रिटन कंप्लेंट में वो कुछ चीजें मेंशन करेगा, जैसे कि वो फैक्ट मेंशन करेगा जिनसे वो ऑफेंस बन रहा है, उस ऑफेंस का नेचर क्या है ये मेंशन करेगा, वो सारी चीजें बताएगा जो भी मतलब रीजनेबली सफिशिएंट है एक्यूज को ये नोटिस देने के लिए कि ये पर्टिकुलर ऑफेंस जो इलेज किया जा रहा है ना कि इसने कमिट किया है, ये इसने कमिट किया है, ताकि उसको पता तो चल सके कल के दिन अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग में बुलाया जा रहा है तो क्यों बुलाया जा रहा है, तो ये चीज उसको पता चल सके। इसलिए कुछ चीजें और हैं जो ध्यान रखनी है पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने, ये कि अगर जिस पर्सन के अगेंस्ट डिफेमेशन वाले मामले के लिए वो कंप्लेन कर रहा है वो अगर गवर्नर ऑफ द स्टेट है या फिर स्टेट गवर्नमेंट का कोई मिनिस्टर है, तो तब उस कंप्लेंट को करने से पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर को लेनी पड़ेगी स्टेट गवर्नमेंट की प्रीवियस सैंक्शन। और इनके अलावा अगर अदर पब्लिक सर्वेंट हैं जो स्टेट के अफेयर के संबंध में एम्प्लॉयड हैं, तो उनमें से किसी के भी संबंध में अगर डिफेमेशन का मामला आया है ये, तो तब भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को लेनी पड़ेगी स्टेट गवर्नमेंट की सैंक्शन कंप्लेन करने से पहले। तो यहाँ पर क्लोज ए और क्लोज बी में जो मामले कवर हो गए, उनके अलावा अगर कोई अदर मामले हैं तो उनमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर को लेनी पड़ेगी कंप्लेंट करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रीवियस सैंक्शन, और जिस समय ऑफेंस कमिट हुआ उस तारीख से जो कंप्लेंट है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा 6 महीने के अंदर कर दी गई होनी चाहिए। सबसेक्शन 6 में सिंपल सी चीज ये कही गई है कि अगर वो व्यक्ति जिसके अगेंस्ट डिफेमेशन का मामला आया है यहाँ पे, उसको राइट है कि वो उस ऑफेंस की कंप्लेन कर सकता है किसी ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष जिसको मामले का जुरिस्डिक्शन है या जिसको ऐसे कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस लेने की पावर है, तो उस मजिस्ट्रेट के समक्ष कंप्लेंट पेश करने के राइट के ऊपर इस सेक्शन की कोई भी बात अफेक्ट नहीं डालेगी। भले यहाँ पे लिखा है कि कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकती है, तो ये वाला राइट कि मजिस्ट्रेट के समक्ष वो कंप्लेंट लेकर जा सकता है इस ऑफेंस की, उस मजिस्ट्रेट के समक्ष जिसको जुरिस्डिक्शन है या जिसको कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस लेने की पावर, इस राइट के ऊपर सेक्शन 199 ऑफ सीआरपीसी की कोई भी बात कोई भी इम्पैक्ट नहीं डालने वाली मानी जाएगी। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये हो गया आपका सेक्शन 199 कंप्लीट। सेक्शन 199 के सबसेक्शन 2 में जब डायरेक्ट कॉग्निजेंस लेता है ना कोर्ट ऑफ सेशन, तो जो प्रोसीजर फॉलो होता है वो दिया गया है कहाँ पे, सेक्शन 237 ऑफ सीआरपीसी में। और एज पर सेक्शन 237 ऑफ सीआरपीसी कोर्ट ऑफ सेशन
इस सेक्शन के तहत उसी प्रोसीजर को एडॉप्ट करता है जो प्रोसीजर बताया गया है कंप्लेंट पर इंस्टीट्यूट होने वाले वारंट ट्रायल का। सेक्शन 244 से लेकर सेक्शन 247 तक के प्रोविजंस में। और जो डिफेमेशन की एलिगेशन लगाई गई है किसी व्यक्ति के अगेंस्ट कि इस व्यक्ति ने डिफेम किया है, लाइक मान के चलो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के किसी कंडक्ट को डिफेम किया है, किसी ऐसे कंडक्ट को जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने तब किया था जब वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को परफॉर्म किया था। तो जिस व्यक्ति के ऊपर इल्जाम लगाया गया है ना कि उसने ये किया था, और अगर ये पाया जाता है कि ये इल्जाम है गलत, तो तब अगर कोर्ट उसको करती है उस एक्यूज को डिस्चार्ज या एक्विट, तो उस एक्यूज को वो 1,000 रुपए तक का कंपनसेशन दिलवाएगी। और जो कंपनसेशन दिलवाती है ना यहाँ पे, इस कंपनसेशन को ना उस तरीके से वसूला जा सकता है जैसे कि फाइन को वसूलते हैं। और यहाँ पे आप रेफर कर सकते हो सेक्शन 421 ऑफ सीआरपीसी। और जिसको बोला गया है ना कि भाई तू एक्यूज को दे कंपनसेशन, तो यहाँ पे उसने ये कंपनसेशन दे दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक्यूज उस व्यक्ति के अगेंस्ट जो अदर सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट कर सकता है उससे भी वो मुक्त हो गया है। हालांकि जिसको कंपनसेशन देने के लिए बोला गया ना, जिससे कहा गया कि भाई तू एक्यूज को कंपनसेशन दे, वो इस कंपनसेशन के ऑर्डर के अगेंस्ट हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें थी जो मैंने आपको बता दी सेक्शन 237 ऑफ सीआरपीसी की। वही सीआरपीसी के सेक्शन 99 की जगह जो दे रखा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023 में सेक्शन 222, उसका कंटेंट बिल्कुल सेम ही है, बस डिफरेंस पता क्या है। चैप्टर 21 आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 का चैप्टर 19 दे रखा है। और दूसरा डिफरेंस ये है कि जहां पर आपको इडियट लिखा हुआ दिखेगा उसकी जगह दे रखा है लिखा हुआ हैविंग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी रिक्वायरिंग हायर सपोर्ट नीड्स, और ल्यूनेटिक की जगह लिखा हुआ दिखेगा अ पर्सन विद मेंटल इलनेस। बाकी सेम ही है कंटेंट। एक डिफरेंस और है, जो सबसेक्शन 4 में क्लोज ए बी सी हम देखते हैं, उनको सिर्फ कर दिया है क्या, क्लोज ए एंड क्लोज बी। यहाँ पे आपका चैप्टर 14 ऑफ सीआरपीसी जो दिया गया है सेक्शन 190 से लेकर 199 तक, ये होता है कंप्लीट। यहाँ तक आपको कुछ भी अगर ऐसा है जो समझ में ना आया हो, वो आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, कमेंट सेक्शन कहीं भी पूछ सकते हो। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना, कमेंट में जरूर कुछ ना कुछ लिखना कि वीडियो कैसा लगा। कमेंट सेक्शन भर दिया करो, मतलब कुछ भी लिखा करो, एटलीस्ट कमेंट सेक्शन भर दिया करो। और कुछ सब्जेक्ट हैं जैसे कि सीआरपीसी, आईपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, लिमिटेशन, सीपीसी, एसआरए, इक्विटी, ज्यूरिस्प्रूडेंस, और इसके अलावा और भी कई सब्जेक्ट्स हैं जिनकी ना लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, उनके पीडीएफ नोट अवेलेबल है। आईपीसी का वीडियो कोर्स अवेलेबल है। इनमें से कोई भी चीज अगर आपको परचेस करनी है तो उसको परचेस करने के लिए या तो आप मेरे ईमेल एड्रेस पर मुझे मेल कर सकते हो, जो कि यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, या फिर आप मुझे मेरी टेलीग्राम आईडी पर मैसेज कर सकते हो, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। मेरा टेलीग्राम चैनल है स्टडी गो विद जीनत, तो उसको जरूर ज्वाइन करना। वहां पे हम काफी सारी चीजों की अपडेट आप लोगों को देते रहते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस सकते हैं इतना ही, मिलते हैं सीआरपीसी के अगले वीडियो लेक्चर में।